गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली एकदम प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू मेरे कस्टम पीसी के बारे में, जो कि मैंने बिल्ड करवाया था नेहरू प्लेस से। अगर आपने मेरा पीसी बिल्ड वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो जाकर के चेकआउट कर लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे एक एक कॉम्पोनेंट कितने का पड़ा है, उनकी प्राइसिंग क्या रही है और वो मैंने लगवाया क्यों है अपने कस्टम पीसी के अंदर। सो लेट्स गो, फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो हमने लगवाया है वो है भाई साहब प्रोसेसर की बात करते हैं। तो प्रोसेसर भाई साहब मैंने लगवाया है इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 245K। मेन रीज़न मेरा इंटेल की तरफ जाने का यही था क्योंकि मेरे को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी थी, मतलब वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स वगैरह मेरे को सीखना था इन फ्यूचर के, मेरे को काम आएगा ये मेरी कंटेंट क्रिएशन के अंदर। तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा प्रेफर किया है। और इसके अंदर वैसे 14 कोर्स और 14 थ्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 6 कोर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस वाले होते हैं और बाकी के 8 कोर्स होते हैं वो एफिशिएंसी वाले होते हैं, जो कि मतलब मल्टीटास्किंग वगैरह और बैकग्राउंड का जो भी टास्क वगैरह है वो हैंडल करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, पावरफुल है और इंटेल की 5 सीरीज़ के अंदर सबसे टॉप का प्रोसेसर यही आता है। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो फिर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 की सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और प्राइसिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे पड़ा है 23,289। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना सेकंड कंपोनेंट जो कि है मदरबोर्ड। ये MSI की तरफ से आता है B860 गेमिंग प्लस वाईफाई, और इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं 4 रैम के स्लॉट और 3 SSD के स्लॉट्स, जिसमें से 3 स्लॉट्स में से एक स्लॉट Gen 5 SSD सपोर्ट करता है और बाकी की जो 2 स्लॉट्स है वो Gen 4 SSD को सपोर्ट करते हैं। और इसके अंदर हमको वाईफाई और ब्लूटूथ तो देखने को मिलता ही है। और प्राइसिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है प्रॉपर 20,690 रुपीज़। बाकी मैं इस मदरबोर्ड की तरफ क्यों गया हूँ, क्योंकि मेरा इन फ्यूचर प्लान था ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने के लिए। तो इन फ्यूचर मुझे लगा कि हाँ 5070 या 5070 Ti मैं आगे जाके अपग्रेड करूँगा, अभी नहीं, 1.5-2 साल बाद अगर मेरे को नीड पड़ी तो मैं अपग्रेड करूँगा, नहीं तो 60 सीरीज का आने का वेट करूंगा। फिर अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ चले तो भाई साहब हमने SSD ली है 1 TB की WD Black 7250 Mbps की इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है और ये Gen 4 SSD है, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग में बताऊं तो इसकी प्राइसिंग हमारे को पड़ी है 17,190 रुपये की, ये हमको पड़ी है। और वैसे अगर प्राइस हाइक से पहले की अगर देखोगे, यानी 7-8 महीने पहले की प्राइसिंग बताऊं तो 10,000 रुपये लेस कर दो, मतलब 6,500-7,000 के अराउंड समथिंग ये हमको आराम से मिल जाती थी। लेकिन अब प्राइस इतने ज़्यादा हाइक हो चुके हैं। 20 दिन पहले तो मेरे को 17,000 की पड़ी है, लेकिन मैंने अब इसके प्राइस चेक करें तो इसके भी प्राइस 19,000 हो चुके हैं, 2,000 रुपये इसके भी बढ़ चुके हैं। अब हमारा है चौथा कंपोनेंट जो कि है ये रैम मैंने परचेस करी है T-Force की Vulkan GDDR5 6000 मेगाहर्ट्ज की इसकी क्लॉक स्पीड रहने वाली है। और इसमें RGB नहीं आती, विदाउट RGB है। RGB वाली मतलब मेरे को थोड़ी और 2,000 रुपये 2,500 रुपये महंगी पड़ रही थी, तो मैंने ये ले लिया। और मैंने 16 GB की 2 स्टिक्स यूज़ करी है, जिसकी एक स्टिक्स की कॉस्टिंग है तो 19,990 रुपीज़, तो यानी लगभग 20,000 रुपये में 10 रुपये कम, मतलब 20,000 ही मान लो। तो मतलब मेरे को ये 40,000 रुपये की 32 GB रैम पड़ी है, खाली ये रैम। और अभी की मैं बताऊं तो 20 दिन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज है 6 अगस्त 2026 और इस रैम के प्राइस तो भाई साहब इतने आसमान छू चुके हैं, मतलब 4 से 5,000 रुपये और बढ़ चुके हैं। तो यानी दोनों रैम अब पड़ेगी 50,000 के अराउंड। अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़े तो ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, जो कि गीगाबाइट की तरफ से आता है NVIDIA का GeForce RTX 5060 Ti WindForce Max OC 8 GB VRAM के साथ में आता है। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ा है मुझे पूरा 40,000 रुपये का पड़ा है। और ये अभी मैं बताऊं, मतलब 20 दिन पहले तो 40 का पड़ा है, अब ये 6 अगस्त 2026 को पड़ रहा है 50,000 रुपये का, यानी 10,000 इसके प्राइस में हमको इंक्रीज देखने को मिला है। और NVIDIA वालों ने तो अभी ये भी कह दिया है कि इन फ्यूचर उनके जो भी जितने भी GPUs हैं वो 30% और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं उनके प्राइसेस, तो मतलब और ज़्यादा महंगा हो सकता है। अब हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, अगले 1.5-2 साल बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि इनके प्राइसेस गिरेंगे भी या नहीं गिरेंगे, ये भी पक्का नहीं पता। और गिरेंगे भी तो ये नहीं है कि एकदम से इनके प्राइस आधे हो जाएंगे या मतलब बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगे, कि हम लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाए इनके प्राइसेस गिरने के बाद। फिर अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं तो हमने यूज़ करी है ये कूलर मास्टर की पावर सप्लाई MWE 750 गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर।
और ये वाली जो पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की हमने यूज़ करी अपने पीसी के अंदर। 650 वॉट की भी पावर सप्लाई आराम से इस ग्राफिक कार्ड को चला सकती थी, लेकिन मैंने बताया आपको इन फ्यूचर मेरा 1.5-2 साल बाद ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने का प्लान है, तो एक ही बारी मैंने जो है गोल्ड 750 कूलर मास्टर की पावर सप्लाई ले ली, जो कि मुझे इन फ्यूचर अगर अपग्रेड कराऊँ ग्राफिक कार्ड तो मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही मुझे मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़े। और प्राइसिंग की अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो मुझे प्राइसिंग इसकी पड़ी है 8,990 रुपये, मतलब 9,000 रुपये की हमको ये पड़ी है। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, तो ये आता है डीप कूल की तरफ से हमारा लिक्विड कूलर, जो कि इसका नाम है LD360 और इसमें डिस्प्ले भी है। लिक्विड कूलर की डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो हमको इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर तो है इसका पावर यूसेज, मतलब कितना वॉट ये पावर यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है टेम्परेचर, CPU का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस हम लोगों को दिख रहा है, मतलब कितना जा रहा है। और यूसेज आ रही है यानी परसेंटेज, यानी कितना परसेंट जो हमारा CPU यूज़ हो रहा है इस वक्त। तो मैं अपने इस लिक्विड कूलर की बात करूँ तो ये हमको पड़ा है 8,490 रुपीज़ का, यानी लगभग 8,500 रुपये मान लो। फिर अगला कंपोनेंट हमारे पास आता है इसके कैबिनेट मैंने यूज़ करी है कूलर मास्टर की एलीट 681 ARGB ब्लैक कलर की कैबिनेट है। ये कैबिनेट है हमारी, इसके अंदर हम लोगों को 4 फैंस प्री इंस्टॉल्ड मतलब देखने को मिलते हैं, और बाकी के जो ये ऊपर के जो फैंस है ये तो लिक्विड कूलिंग के साथ में ही आते हैं, जो 3 फैंस है। और ये वाले फैंस है जो ये इन कर रहे हैं एयर, और ये बाकी जो पीछे वाला एक फैन है और ये ऊपर के जो 3 फैन है ये आउट की तरफ पुश कर रहे हैं एयर को। फिर अगला कंपोनेंट आता है अपना मॉनिटर मैंने परचेज किया है MSI का मैग 275QF 27 इंचेस का मॉनिटर और 2K रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और रिफ्रेश रेट बताऊं तो 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसका है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो मुझे ये पड़ा है 16,790 रुपीज़ का। फिर अपना जो लास्ट वाला कंपोनेंट है वो एज अ फ्री गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया है। ये आता है कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट की तरफ से वेंथ CBGK28, और काफ़ी अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है ये। मैं काफ़ी इसको मतलब 20 दिन पूरा यूज़ किया हूँ, तो काफ़ी मतलब अच्छी आवाज़ आती है इसके अंदर से। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अपने हिसाब से हम लोग इसके अंदर लाइट्स वगैरह मतलब डिसाइड कर सकते हैं कैसा कैसा हम लोगों को पैटर्न चाहिए इसके अंदर, और बाकी ब्राइटनेस वगैरह भी हम लोग इस लाइट की कंट्रोल कर सकते हैं, कम या तेज़ कर सकते हैं। माउस तो वैसे मेरे पास पहले का ही पड़ा था HP का पुराना, मैं वो यूज़ करूँ, मैंने नया माउस नहीं खरीदा है अभी। ये अराउंड पता नहीं कितने का पड़ा था, मेरे को ध्यान भी नहीं है, 400-500 रुपये का होगा शायद। फिर आते हैं हमारा सबसे लास्ट कंपोनेंट जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और ये हैं स्पीकर्स। और ये आते हैं क्रिएटिव कंपनी के पेबल V2, और ये आते हैं USB Type-C के साथ में। आप डायरेक्ट Type-C केबल है जो कनेक्ट करिए अपने मदरबोर्ड के साथ में और आराम से प्ले करिए। इनको अलग से पावर देने की ज़रूरत कोई नहीं है, और मतलब काफ़ी अच्छे स्पीकर है। 20 वॉट का आउटपुट है इन दोनों स्पीकर्स का मिला करके। देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इतने छोटे छोटे स्पीकर्स इतना अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये क्रिएटिव कंपनी के स्पीकर्स मैं बिल्कुल 100% रिकमेंड करूँगा। बाकी मेरे को 3,000 का पड़ा था, और इसमें एक सब वूफर वाला भी आता है, मतलब वर्जन 2 ही रहता है पेबल, और उसके अंदर बस आपको सब वूफर ऐड हो जाता है। स्पीकर्स तो 2 ही रहते हैं, बेस आपको देखने को मिल जाती है उसके अंदर बस, और कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन वो है 3700 या 3800 या अराउंड पड़ता है, तो 3,000 का ये हो गया। और 700 से 800 रुपये अगर आप और लगाओगे तो आपको वूफर भी देखने को मिल जाएगा इन स्पीकर्स के साथ में। लेकिन मैंने वूफर वाला मॉडल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है प्रॉपर रखने की कहीं भी, क्योंकि इतना बड़ा और इतनी हाइट उस वूफर की रहने वाली है, तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इस वजह से नहीं परचेज़ किया। और बाकी वूफर मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे पास JBL का पार्टी बॉक्स 110 पड़ा हुआ है भाई, ये रखा हुआ मेरे एकदम एग्जैक्ट सामने। तो मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी गाने वाने सुनने की तो मैं ब्लूटूथ के थ्रू डायरेक्ट अपने PC से कनेक्ट करके आराम से गाने वाने सुन लेंगे और बेस का मज़ा ले लेंगे। तो इस वजह से मुझे लगा कि नीड नहीं है वूफर की, तो मैंने नहीं ख़रीदा, तो मैंने बिना वूफर वाला ये ले लिया। तो बस यही थी मेरे सारे PC कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स। और अभी मुझे इसको 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं PC को प्रॉपर यूज़ करते हुए। वीडियो एडिटिंग करी मैंने, मोशन ग्राफिक्स वगैरह सीखे, आफ्टर इफेक्ट्स में DaVinci Resolve मैंने इसके अंदर चलाया, और जो मैंने अपने कस्टम PC बिल्ड का व्लॉग शूट किया था वो लगभग 15 से 16 मिनट का रहेगा, और उसको मैंने DaVinci Resolve के ऊपर एडिट किया था। मतलब सिंपल एक व्लॉग था, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाले नहीं थे। तो उस वीडियो को 1080p के अंदर एक्सपोर्ट करने में 4 से 5 मिनट लगे हैं बस DaVinci Resolve के ऊपर।
तो हाँ मतलब काफ़ी एकदम से स्पीड का जंप मुझे देखने को मिला है। और इससे पहले तो वैसे मैं लैपटॉप वगैरह यूज़ किया करता था, तो उसके अंदर मुझे 10 से 15 मिनट का व्लॉग एडिट करने में एक तो पहले तो लैग भी काफ़ी होता था, और फिर एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लगता था। मतलब आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट, 1 घंटा भी मुझे लग जाता था वीडियो को एक्सपोर्ट करने में। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, मैंने ये माउस पैड भी मंगाया था जो कि काफ़ी बड़ा माउस पैड है, और इसमें मतलब पूरा वर्ल्ड का जो मैप बना हुआ है इसके अंदर। और इंडिया में आपको दिखाऊं तो हमारा देश ये रहा, इंडिया। ज़्यादा इसमें कलरफुल सा कुछ है भी नहीं। मेरे को ये माउस पैड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इसकी क्वालिटी भी मैं बताऊं तो काफ़ी ठीक है, मतलब डिसेंट सी क्वालिटी है। अच्छा, मैं अपने सारे कंपोनेंट्स का भाई साहब ये भी बता देता हूँ कहाँ से कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हुआ है। तो ये तो भाई साहब मेरा जो मॉनिटर है ये चाइना में बना है, मतलब मैन्युफैक्चर चाइना में हुआ है, प्रॉपर कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है इसके अंदर। मदरबोर्ड की बात करूँ तो मदरबोर्ड भी भाई साहब कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना लिखा हुआ है। और ग्राफिक कार्ड पे आते हैं, ग्राफिक कार्ड में भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है यहाँ पर। स्पीकर के पास आते हैं तो स्पीकर में लिखा है हाँ कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना लिखा हुआ है। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो कंट्री ऑफ इंपोर्ट चाइना, यानी चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है वाला कीबोर्ड। सप्लाई के बारे में बात करें कूलर मास्टर की, ग्वांगडोंग हुजोउ चाइना, मतलब ये भी चाइना की है। और हम लोग प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर हमको मिला है, प्रोसेसर में वैसे चारों तरफ से देख चुका हूँ, मुझे कुछ मिला तो है नहीं, बट यहाँ पे एक वियतनाम लिखा हुआ है छोटा सा, तो हो सकता है क्या पता है वियतनाम से इम्पोर्टेड हो। ये डी कूल का जो लिक्विड कूलर है ये भी चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है, मतलब चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये हमारी WD की जो SSD है 1 TB की, ये आई है मलेशिया से, मतलब मलेशिया से इम्पोर्टेड है। बाकी अपनी लास्ट बची है ये रैम चेक कर लेते हैं कहाँ से आई है। और रैम हमारी आई है ताइवान से, मतलब देख लो इतना छोटा सा देश है ताइवान, और ये रैम मैन्युफैक्चर कर रहा है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, बस इंपोर्ट कराई है इंडियन कंपनीज ने और उसको रीसेल कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें बाहर की, मतलब ज़्यादातर तो सारी चीज़ें चाइना से ही आई है, बस ये SSD मलेशिया की है, और ये दोनों रैम की जो स्टिक्स है ये ताइवान की है। बाकी A to Z सारी चीज़ें चाइना की है। और हाँ, ये जो मेरा कैबिनेट है ये भी मेड इन चाइना है, इसके पीछे अगर मैं दिखाऊँ तो लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो लास्ट में अगर मैं इस टेबल और इस चेयर की प्राइस की भी बात कर लूँ, क्योंकि पूरा सेटअप जो मेरा बना है तो उसको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, तो ये चेयर मैंने खरीदी थी 4000 रुपये की। और ये वैसे हाइट एडजस्टेबल वाली चेयर आती है, मैं इसकी जैसे हाइट वगैरह इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और जो भी मेरे को कंफर्टेबल पोजीशन लगती है मैं उसको अकॉर्डिंगली उस हाइट को एडजस्ट कर सकता हूँ। और बाकी ये जो मेरे को टेबल है ये मुझे पड़ी है 8000 रुपये की। इसका जो बोर्ड है वो ऊपर का वो एक्सेंट ऐसा कंपनी का आता है, और इसके नीचे का जो फ्रेम है वो स्टील का फ्रेम लगा हुआ है। तो मतलब टोटल मैं इनकी मिला हूँ तो 12000 रुपये पड़ रहा है, और 3000 रुपये जो मैंने अमेजोन से स्पीकर के मंगाए थे, तो टोटल 15000। 180 के मुझे सारा मेरे का पूरा कंप्लीट जो PC बिल्ड पड़ा था, तो 180 और 15 बन जाते हैं 1,95,000 रुपीज़ का मुझे ये पूरा सिस्टम पड़ा है, मतलब टेबल और चेयर और स्पीकर समेत, मतलब मॉनिटर भी है उसके अंदर। तो मतलब टोटल मुझे इतने का पड़ गया। सो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको अपने सारे कंपोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी है, उनकी प्राइसिंग क्या क्या पड़ी है, मतलब यहीं कहीं स्क्रीन पे आ रहा होगा टोटल कॉस्ट जो मुझे PC की पड़ी है। तो बस करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको मेरा PC बिल्ड कैसा लगा। हाँ, वैसे जानता हूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव PC बिल्ड कर लिया है, लेकिन वही मैंने आपको बताया, मेरा प्लान है इन फ्यूचर अपग्रेड करने का। 1.5-2 साल बाद हो सकता है मैं अपना GPU अपग्रेड करूँ। CPU अपग्रेड करने की मुझे कोई नीड है नहीं, क्योंकि CPU ये बेस्ट है भाई, इंटेल कोर 5 अल्ट्रा 245 के, तो मेरे लिए बेस्ट है ये। तो इसी वजह से ही मैंने ये जो पावर सप्लाई है ये 750 वॉट की ली है, गोल्ड वाली। और ये मदरबोर्ड भी मैंने थोड़ा अच्छा ले लिया है, जो कि 5070 Ti तक भी ये हैंडल कर सकता है। और हो सकता है 2 साल बाद 60 सीरीज़ भी लॉन्च हो जाए, तो मैं 2-2.5 साल में मतलब वो भी अपग्रेड कर सकता हूँ। बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। भाई 2 आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आया था मेरा मॉनिटर, और बाप रे कहाँ चला गया।